साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये शिकायतें आम है ना कि लड़कियां देहरी से बाहर कदम नहीं रखती, उनको रखने नहीं दिया जाता है। लेकिन जिनमें हिम्मत है, जिनमें साहस है, वह एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराकर चली आती। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ है, सुनीता लकड़ा, जिन्होंने सिर्फ झारखंड में ही नहीं, इनके जन जागरण के बयार जो है दोस्तों बुंदेलखंड तक, चंबल की घाटियों तक भी गूंजती। अब बड़े बड़े काम उन्होंने कर डाले जो बड़े बड़े लोग करने से घबराते हैं, बेचैन होते हैं, आकुल होते हैं, व्याकुल होते हैं। वो काम इस लड़की ने कर दिखाया। हमारे साथ हैं, आप फ्रेम में देख रहे हैं। तो हम इनसे कई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इनका संघर्ष, इन्होंने बड़ा बदलाव लाया है, सामाजिक बदलाव ही दोस्तों आगे चलकर राजनीतिक बदलाव में उजागर होता है। तो सुनीता जी आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। और मैं बस शुरुआत से चाहूँगा कि आपको ये सब चीज़ें करने की क्यों सूझी? आप बहुत कुछ कर सकती थी, आप तेज थी, पढ़ लिख कर अब IAS IPS कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो सकती थी, लेकिन ये समाज सुधारने की जिद क्यों आई दिमाग में? थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। करने को बहुत कुछ कर सकते थे और वैसा माहौल भी था कि और मेरे जितने भी साथी थे जो हम साथ पढ़ रहे थे या फिर जो भी हमारे आसपास के लोग थे, तो सबका और घर का भी ये प्रेशर था कि नौकरी ही करना है, सरकारी नौकरी करना है। और मेरा मन कभी भी नहीं लगा उन चीज़ों में। तो स्टार्टिंग से ही वो था कि हमेशा कुछ ऐसा करो जो थोड़ा अलग हो। और जब स्कूल में पढ़ रहे थे तभी ही हम लोग मतलब मेरा खास करके रुझान था ऐसे चीज़ों में जो लोगों को थोड़ा अलग बनाती है, अलग करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा अलग सोचते थे, अलग चीज़ों को एनालिसिस करते थे। और हमें लगा कि ये वाला जो फील्ड है जिसमें आज हम हैं और हम बहुत खुश हैं अपने काम से, तो वो हमने चुना अपना रास्ता। और मुझे बहुत तसल्ली है, बहुत सुकून है, बहुत आराम है कि हमने अपने जो काम को चुना या जो अपने जीवन में करने का सोचा वो हम कर रहे हैं। तो मुझे उसके लिए बहुत बहुत अच्छा फील होता है कि हमने ये चीज़ की। अब चंबल की तरफ क्यों चले गई थी, क्या कारण था? बिल्कुल, कहते हैं कि हमेशा इंसान को एक जगह नहीं रहना चाहिए। हम नदी से बहुत सीखते हैं कि बहते हुए वो कैसे समुद्र की ओर जाता है। तो हमें हमेशा से ऐसा लगता था कि इंसान को एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फूलन देवी का नाम सुना था, बुंदेलखंड के बारे में सुना था, पढ़ा था। हिस्ट्री बहुत इफ़ेक्ट करता है लाइफ को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अवसर मिला वहाँ पर जाने का और हमें लगा कि जाना चाहिए। तो उस समय कोरोना भी था और हर लोग घर में सिर्फ खाना बना रहे थे या फिर कुछ ऐसा चीज़ें कर रहे थे और हम बहुत परेशान हो रहे थे कि हम क्या करें इस दौरान। तब मुझे ऐसे लोग मिले, ऐसे साथी मिले जिन्होंने मुझे बोला कि हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चंबल गए। और चंबल और बुंदेलखंड का जो 5 साल का जर्नी रहा वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहजनक रहा। मेरा कार्यस्थल हम उसको आज के डेट में मानते हैं, क्योंकि झारखंड में जन्म लिए, झारखंड का सारा संस्कृति, कल्चर, सारी चीज़ें जानते थे, पर दूसरे जगहों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें लगा कि बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, बहुत संघर्ष वाली जगह है और बहुत डिफरेंस वाली जगह है, जहाँ पे एक औरत का घर से बाहर निकल के लोगों के बीच जाना, उनके साथ काम करना, उनको भी बहुत कुछ सिखाता है। वहाँ पे हम एक वहाँ पे हमने संगठन का निर्माण किया, लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मिले। हम 100 गांव में वहाँ पे पिछले 5 साल के अंदर घूमे। हम लोगों ने वहाँ पे क्या मकसद था घूमने का? मकसद ये था कि हम थोड़ा लोगों को समझ सके, यूथ को एकाग्र कर सके, एकजुट कर सके। और हम दोनों जगह थोड़ा तुलनात्मक खुद को भी देखने के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो हमने वहाँ पे जाके दलित जो राइट्स है उसको समझे, आदिवासी राइट्स के बारे में ज़्यादा तुलना करने के लिए बहुत आसान हुआ मेरे लिए। दलित जो पॉलिटिकली वो किस तरीके से इंगेज है और चीज़ों में, उन चीज़ों को समझने का। एक बात छुपा रही हैं, छुपा नहीं, बोल नहीं पा रही हैं, संविधान को लेकर आपने जो जाना, मैं आ रही थी उस पर। तो उसको हम आगे ले जाने के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और हम हमेशा से प्रस्तावना पढ़ते रहे
हैं संविधान के अंदर, तो मुझे लगता था कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको लेके हम लोगों ने वहाँ पे मेरी पूरी टीम थी वहाँ पे, गांव के लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, साथ साथ में जितने यूथ हैं वो सभी लोग थे। तो उन सब मिल के हम लोगों ने कंटिन्यूअसली एक महीना से भी ज़्यादा, मतलब 14 अप्रैल से शुरू किया था और 26 नवंबर के आसपास तक हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। डेट थोड़ा सा मिस कर रहे हैं अभी हम, वो हम लोग किए और हर गांव में हम लोग जाके लोगों के साथ मिले, प्रस्तावना पढ़े और संविधान में जो संग्रहित चीज़ें हैं उसको समझे। जो अधिकार है जनता जो के, अधिकार है, हाँ, युवाओं के जो अधिकार है, महिलाओं के जो अधिकार है, आदिवासियों के जो अधिकार है, दलितों के जो अधिकार है, मुस्लिमों के जो अधिकार है, या फिर ओबीसी या एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जो भारत में रहने का अधिकार है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और सबसे अच्छी बात उसका ये हुआ कि लोग जुड़ते गए। हम 2-4 लोग निकले थे और लोग जुड़ते गए और वो हज़ारों की संख्या में वहाँ पे मिले हम सब लोग, और उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगा और लोगों को उसके कारण लोगों ने एडवोकेसी करा, कैंपेन करा और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी कि हमारा राइट्स अगर ये है तो हमें ये मिल क्यों नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो शायद हम उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, या नहीं मिल रहा है तो भी हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ था मेरे लिए, एक गाँव में जाके और वहाँ पर अननोन जगह पर जाके करना बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक था और साथ साथ में बहुत ही मज़ेदार भी रहा। ये जर्नी बहुत मज़ेदार रहा। तो ये है। तो पता लगा कि आप कुछ खेल के माध्यम से भी हाँ बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ पे बुंदेलखंड का ये स्टोरी था कि लड़कियाँ वहाँ घर से बाहर नहीं निकलती हैं और लड़कियों को बाहर निकालना बहुत ही कठिन था एक समूह में लाना, क्योंकि संविधान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम समानता की बात करते हैं, और समानता की बात करते तो सिर्फ लड़कों का या फिर जो पुरुष हैं उनका साथ नहीं चाहिए था हमें, बल्कि हमें सबका साथ चाहिए था। तो हम लोगों ने महिलाओं को, लड़कियों को भी इसमें शामिल करने के लिए स्पोर्ट्स कराया, और स्पोर्ट्स करते करते हम लोगों ने इस पे बात करा, जेंडर समानता के बारे में बात करा, संविधान के जो राइट्स है उसके बारे में बात करा। तो इस तरीके से लोग जुड़ते गए, औरतें आई, महिलाएं आई, लड़कियां आई, और फिर एक तरह का संविधान सभा बनता गया जो हम लोगों ने अभी तक 47 और 50 के बीच में देखा था, जो हमारे देश आज़ादी के बाद का। तो वो बहुत ही मज़ेदार था। और सबसे बड़ी बात हुई कि लड़कियाँ भर भर के बाहर निकली, बहुत ज़्यादा तादाद में निकली। लगभग 5000 लड़कियों का समूह हम लोगों ने बनाया वहाँ पे। तो ये बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही मज़ेदार जर्नी रहा। ये 5000 लड़कियों ने कितने लोगों को जोड़ा? ये लड़कियां एक्चुअल में हमारे पास 50 लड़कियां थी और ये 50 लड़कियां ने 5000 लड़कियों को जोड़ा। हाँ, तो 50 लड़कियों का समूह था, 50 लड़कों का समूह था। कितने गांव को जोड़ा होगा आपने? 100 गांव को, 100 गांव में 5000 संगठन बना। बुंदेलखंड के? हाँ, बुंदेलखंड और चंबल का जो एरिया था, फुलन देवी का जो एरिया था, वो हमारा कार्यक्षेत्र। फुलन के गांव गई के भी? हाँ, फुलन के गांव भी गए, उनकी मम्मी से भी मिले, और उनके गांव में मेरा हमेशा आना जाना रहा। उनके भतीजे थे, वो भी हमारे वॉलंटियर रहे। तो इस तरीके से हम लोगों का वहाँ काफ़ी एक तरह से जो जज्बाती और दिली तरीके से होता है, वो वेलकम भी बहुत किया। वहाँ के लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आप वहाँ चली गई तो झारखंड में क्या कर रही हैं? हाँ सही है। इससे पहले हम झारखंड में ही काम कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में बहुत काम करने का मौका मिला हमें। जैसा मेरा शुरू से रहा है कि हम बहुत एक जगह नहीं ठहरते हैं, हमें थोड़ा घूमना, लोगों से मिलना, ये बहुत लगता है, और सीखने का बहुत वो है, अनुभव मिलते हैं। तो मुझे सीखने का बहुत है। तो झारखंड में हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है, आदिवासी लड़कियों का जो तस्करी हो रहा है, उसके ऊपर स्टार्टिंग काम करना शुरू किया था यहाँ पे, और सेफ माइग्रेशन के ऊपर में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। मेरा जो शुरू अनुभव स्टार्टिंग का टाइम का था। तो माइग्रेशन जो है, तस्करी जो है, वो आदिवासी लड़कियों को किस तरीके से, उसके क्या कारण है ये समझना, क्यों हो रहा है ये समझना, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है ये समझना। तो वो काफ़ी लंबा सफ़र रहा, और अभी भी उस प्रोग्राम के साथ में कहीं ना कहीं के साथ जुड़े रहते हैं वो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत संवेदनशील है। तो मेरे लिए वो बहुत मेन पॉइंट होता है कि अगर लड़कियों का तस्करी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, और कैसे उनको बचाया जा सके। क्योंकि माइग्रेशन अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेशन तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप काम कहीं भी जाके कर सकते हैं। तो हम उनको किसी को भी मना नहीं कर सकते कि देश में कहीं जाके आप काम नहीं कर सकते हैं, मगर आप उनको सेफ्टी के बारे में बता सकते हैं, सुरक्षित माइग्रेशन के बारे, सुरक्षित पलायन के बारे में बता सकते हैं। तो ये बातचीत हम करते थे गाँव में जाके, और फिर बहुत सारी लड़कियों को वापस भी लेके आया, और सरकार के साथ भी। हमारा कहना है सुनीता कि बुंदेलखंड में संविधान को लेकर जन जागृति चलाई आपने, तो क्या यहाँ ऐसा नहीं लगता, यहाँ क्या सब कोई पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है झारखंड में?
तो यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं कर हम रही? लोगों ने शुरू किया है। यहाँ पे भी 3 जिला है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी है और बिहार में भी है, बैंगलोर में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये शुरू किया। और झारखंड का मेन जो था वो हमें लगा कि एक आदिवासी इलाका है और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आदिवासियों का अपना संविधान है, ऐसा बोला जाता है, रूढ़िगत परंपरा के अनुसार हम लोग चलते हैं और अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके साथ साथ भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें चलना है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग यहाँ पे भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को। और वहाँ पे भी जो आदिवासी राइट्स हैं, विमेन राइट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ का भी चीज़ अछूता नहीं है। हम 3 जिला लिए हैं, जिसमें लोहरदगा है जो उरांव बेल्ट एरिया है, खूंटी है जो मुंडा बेल्ट एरिया है, और संथाल का दुमका लिए हैं जो कि संथाल बेल्ट एरिया है। तो हम ये तीनों एरिया में एक तरह से पायलट करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम जाके संविधान के बारे में बात करते हैं। हमारी टीम है जो गांव में जाके संविधान के बारे में बात करती है। अच्छा, आप बेसिकली झारखंड के यहाँ समस्याएं मूल क्या देखती हैं आप? विस्थापन है, पलायन है ना? और ये सब जो चर्चा है लोग कर रहे हैं आजकल, पेशा कानून, सरना कोड, क्या देखती हैं? प्रमुख समस्याएं क्या है? झारखंड का जो प्रमुख समस्या अगर हम बोले तो समस्याएं बहुत सारी हैं। बहुत सारी समस्याओं में मुझे लगता है कि आदिवासी बहुल एरिया होने के बावजूद भी आदिवासियों को काउंट नहीं किया जा रहा है पूरे देश में। तो ये बहुत बड़ा मसला है और आदिवासियों को लोग समझ नहीं रहे हैं कि आदिवासी चाहते क्या हैं, या उनको मेन स्ट्रीमिंग में ले आओ, मेन स्ट्रीमिंग में ले आओ बोल के लोग उनको चाहते हैं कि उनका विकास हो। किस तरीके का विकास चाहते हैं वो नहीं पता है, पर जिस तरीके का विकास वो चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी को अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र की जो बात हम लोग करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करते हैं वो बहुत ही सिस्टमिक तरीके से पहले से चली आ रही है, पुरखों से चली आ रही है। लोकतंत्र आदिवासियों के दिल में है, आदिवासी उसको फॉलो करते हैं, आदिवासी उसको जीते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम। और रही बात आपकी अलग अलग तरीके का जो समस्या स्टार्टिंग से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ का जो ज़मीन है वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत पराया हो गया है। जिस तरीके से सरकार का ज़मीन के ऊपर में कब्जा रहा है, जिस तरीके से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार नहीं, अभी हमने एक पत्रकार से बातचीत किया, हमारे GTV लाइव पर वीडियो है। पहले तो ज़मीन दलाल हुआ करते थे, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कोल कंपनियाँ हैं, जो माइनिंग कंपनियाँ आ रही हैं, वो कब्जा कर रही हैं आदिवासी ज़मीन पर भी और सरकारी ज़मीन पर भी। बिल्कुल कर रही है। और मुझे यही लगता है इसके पीछे का कारण कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तो एक सपोर्ट तो रहता ही है। अगर कोई कंपनी करता है तो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट का कोई कंपनी किसी को आके विस्थापित नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो ज़मीन है वो सोना हीरा बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ का जो माइनिंग है, जितने तरीके का माइनिंग, और सोना झारखंड, हमारा सोना हीरा झारखंड हम लोग बोलते हैं। और ये हीरा झारखंड में हमें लगता है कि जो क्या कहते हैं उसको, कि लोगों का नज़र बहुत ज़्यादा है और लोग लूट लेना चाहते हैं, अपने लिए संपत्ति बना लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों में नहीं है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उसको सेव रखें, सुरक्षित रखें, फ्यूचर के लिए रखें। और इसीलिए पूरे आदिवासियों का जो मुद्दा रहा है वो शुरू से जल जंगल ज़मीन का रहा है। वो कभी खनिज की बात नहीं करते हैं, वो जल और जंगल और ज़मीन की बात करते हैं। और जो भी ह्यूमन बींग है उसको जल जंगल ज़मीन चाहिए होगा। तो ये मसला सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, ये मसला पूरे ह्यूमन बींग का है, पर लड़ाई सिर्फ आदिवासी लड़ रहा है। तो बात ये है। और हमेशा से आदिवासी जो रहे हैं ना, वो फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखते हैं किसी चीज़ को, खाने का या किसी और चीज़ का। जितना वो नेचर के साथ उनका अपनापन, प्रकृति के साथ वो जितना लेते हैं, प्रकृति से जितना ग्रहण करते हैं, उससे 4 गुना प्रकृति को वो हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आदिवासी को आदिवासियत सिखाता है, आदिवासी को आदिवासी रहने के लिए एक तरह का गॉड का गिफ्ट कह सकते हैं उसको, उस तरीके से चीज़ें हैं। तो जितने भी जो बाहर के लोग आते हैं, जब आप अपना घर अगर आप देखेंगे, जब आप बहुत सुंदर घर बना के रखते हैं, जो कोई आता है बाहर का लोग बोलता है कितना सुंदर घर है, काश मेरे घर में भी होता। तो उसी तरीके से झारखंड जो है हमारा बहुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ इसको बनाया गया है, जिसने और उस विचार से जब कोई बाहर से आता है तो वो जब यहाँ की खूबसूरती देखता है, यहाँ का खनिज देखता है, यहाँ का संपदा देखता है, तो वो उसको लूट के ले जाना चाहता है। विस्थापन का समाधान क्या है? और सरकारें तो ज़्यादातर, सरकार में वही लोग शामिल रहे जो आदिवासी थे, मूलवासी थे, उन्हीं लोग शामिल रहे सरकार में, फिर भी ये विस्थापन की समस्या विकराल रूप धारण करती है। अगर आप झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का जितना भी लोकगीत अगर आप देखेंगे ना, वो सब विस्थापन से
रिलेटेड है, संबंधित है। चाहे आप मधु मंसूरी का कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, चाहे आप आज़ाद अंसारी का गाना देख लीजिए, चाहे जितने भी लोगों ने गाना गाया है जो फोक म्यूजिक जिसको हम लोग कहते हैं नागपुरी में या फिर कुड़ुख में या फिर जिस भी भाषा में, तो वो सब यहाँ का विस्थापन से है। क्योंकि यहाँ शुरुआत से लोगों को यहाँ पे लोगों को यूज़ एंड थ्रो टाइप किया गया है। जैसे अंडमान में बहुत लोग गए हैं, असम में बहुत सारे लोग आज भी हैं, तो लोगों को डिबोट किया गया है। विस्थापन यहाँ का नीति नहीं रहा था, यहाँ का रूल नहीं रहा था। लोग काम करने के बारे में नहीं सोचते थे, खेती किसानी करने के बारे में सोचते थे, और बहुत रिसोर्सेस भी थे। यहाँ से डिबोट किया गया। यहाँ से आपको अगर कभी आप हजारीबाग जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे वहाँ पे एक डिब्रूगढ़ा बोल के जगह है। वो डिब्रूगढ़ा का है जहाँ पे डिपो होता था, डिपो, और उस डिपोगढ़ा से लोग वहाँ से उठा के लोगों को झारखंड से लेके जाते थे दूसरे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर असम या फिर कहीं और। तो ये जो है यहाँ का विडंबना रहा है कि यहाँ के लोग सिंपल रहे हैं, सीधे रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर पाए हैं, या फिर उस तरीके से शायद समझ नहीं पाए हैं कि वहाँ पे जाना और अपना ज़मीन से छूटना कितना अलग होता है। अभी हम लोग थोड़ा घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो चीज़ें और समझ में आ रही है हमारे लिए भी। और हमें लगता है कि यही बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे लड़कियों का भी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बहुत है, यहाँ के आदमियों का ट्रैफिकिंग से बहुत रिलेटेड है। क्योंकि जब आप विस्थापित होते हैं, जब आप माइग्रेंट होते हैं, तो अगर आपको सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं पता है तो बहुत आसानी से आप तस्करी हो सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, बड़ी बात कही सुनीता जी ने। उन्होंने कहा है कि बदलाव तो होगा, और जो समस्याएं वो आज की नहीं है, बरसों की है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति ज़रूर है, सियासी लोग ज़रूर शामिल रहते हैं, वरना विस्थापन नहीं होता, या वरना जल जंगल ज़मीन से लोग बेदखल नहीं किए जाते। और इनकी ज़िद है कि संविधान के अधिकारों को लेकर इनका प्रचार प्रसार हमेशा की तरह जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट धनाधन शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।